हेलो गाइस, हम लोग क्लास 11 के सोशोलॉजी के बुक 2 के चैप्टर 1 सोशल स्ट्रक्चर, स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल प्रोसेस इन सोसाइटी को समझने जा रहे हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में, क्योंकि हमें जो कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं सोशोलॉजी के जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं उसके बारे में जानकारी मिलेगी और उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है कि सोशोलॉजी के अंदर जो उसके टर्म्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। आप जब तक उसकी बारीकी को नहीं समझेंगे ना तो आप समझ नहीं पाएंगे कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्या है इस सब्जेक्ट का, इस सोशोलॉजी का। और जब तक इस कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे नहीं तो बीइंग अ सिविल सर्वेंट जब आप सोसाइटी के साथ डील कर रहे होंगे तो शायद बेटर तरीके से अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे। तो आइए समझते हैं कि आखिर क्या है इस चैप्टर का कोर और कॉन्सेप्ट। वन ऑफ द सेंट्रल concerns of the sociological perspective has been to understand the dialectical relationship between the individual and society। देखिए, डायलेक्टिकल रिलेशनशिप का मतलब होता है कि डायलेक्ट का मतलब होता है कि जब दो लोगों के बीच में कोई बात होती है और उससे कोई तीसरी चीज़ निकल के आती है। यहाँ पे दो लोग कौन है, एक है इंडिविजुअल और एक है सोसाइटी। तो जब इन दोनों के बीच में कोई चीज़ हो रही है उससे हमें जो एक नया कॉन्सेप्ट मिल रहा है उसकी अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। वन ऑफ द सेंट्रल कंसर्न ऑफ द सोशोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज हैज़ बिन टू अंडरस्टैंड द डायलेक्टिकल रिलेशनशिप कि इंडिविजुअल और सोसाइटी से हमें क्या आखिर हमें समझने को मिलता है। इट्स टूवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द डायलेक्टिकल रिलेशनशिप बिटवीन द सोसाइटी एंड इंडिविजुअल दैट वी नीड टू डिस्कस द थ्री सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रक्चर, स्टेटिफिकेशन एंड द सोशल प्रोसेस। इसके बीच में हम देखेंगे, जब हम इनके डायलेक्टिकली हम जब इसके रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करते हैं सोसाइटी और इंडिविजुअल के, तो तीन मेन कॉन्सेप्ट है। पहला है सोशल स्ट्रक्चर। सोशल स्ट्रक्चर हमारे समाज का कैसा है हमें ये समझने की ज़रूरत है। देन हमारा स्ट्रैटिफिकेशन किस तरीके से है, डिवीज़न किस तरह से है सोसाइटी का वो समझना, और सोशल प्रोसेस क्या होता है वो। सबसे पहले सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो सोशल स्ट्रक्चर फैक्ट पॉइंट्स टू द फैक्ट दैट द सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। हमारी जो सोसाइटी है, हम सबकी सोसाइटी जो होती है वो एक पर्टिकुलर वे में क्या होती है, अरेंज होती है। सोशल स्ट्रक्चर दस रेफर्स टू द रेगुलरिटीज और पैटर्न्स हाउ पीपल बिहेव एंड द रिलेशनशिप दे हैव विद वन अनदर। हमारे सोसाइटी के अंदर किस तरह की रेगुलरिटीज़ हैं, क्या पैटर्न्स हैं और किस तरह से बिहेवियर है, इसके पूरे ओवरऑल रिलेशनशिप को स्टडी करना ही हमारा सोशल स्ट्रक्चर की स्टडी है। द रेगुलरिटीज और पैटर्न्स एग्जिस्ट ड्यू टू द फैक्ट दैट इट इज़ रिपीटेड अक्रॉस पीरियड्स ऑफ अ टाइम एंड डिस्टेंसेस ऑफ द स्पेस। ये जो है मतलब अक्रॉस द पीरियड कहे या यूँ कह ले टाइम कह ले हम, या यूँ कह ले हम स्पेस और डिस्टेंस की बात करें तो बहुत लंबे समय से एक रेगुलरिटीज़ हमारे यहाँ पे, पैटर्न्स हमारे यहाँ पे सोसाइटी का चल रहा है। जैसे आप अगर इंडियन सोसाइटी की बात करेंगे तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे यहाँ पे वर्ना सिस्टम बहुत स्टार्टिंग से है, जिसमें जो है सोसाइटी को जो है उसका स्ट्रक्चर जो है उसका पैटर्न डिवाइड कर रखा है चार वर्ण के बीच में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। और हर किसी की अपनी एक ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उस ऑक्यूपेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत क्या उनके काम होते हैं, किस तरह से काम होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उनका पैटर्न डिसाइड करता है। आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द ब्राह्मण्स जो मिलेंगे आपको वो एजुकेशन और लिटरेचर के फील्ड में या लिटरेसी के फील्ड में आपको ज़्यादा सक्रिय मिलेंगे। वही आप क्षत्रिय देखेंगे ज़्यादातर। हालांकि अब की टाइम में जैसे अभी के समाज में तो खैर मॉडर्न सोसाइटी में अगर हम बात करें तो इतना इस सब चीज़ों का चलन नहीं है, बट प्री मॉडर्न एरा के अंदर जो है ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र का ऑक्यूपेशन प्योरली जो है वो डिवाइड कर रखा था और उनका वो जो ऑक्यूपेशन होता था वो उसी के आधार पे तय होते थे कि वो कैसे बिलोंग करते हैं किस पर्टिकुलर पैटर्न में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये पैटर्न, ये जो रेगुलरिटीज़ हैं, यही सारा का सारा सोशल स्ट्रक्चर कहलाता है अपने आप में। तो देखिए पहली लाइन अगर हम दोबारा पढ़ें, द टर्म सोशल स्ट्रक्चर पॉइंट्स टू फैक्ट दैट द सोसाइटी इज स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड और अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर वे। तो हर सोसाइटी का यही हाल है। अगर आप यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में आप देखेंगे एक तरफ जो है कैथोलिक है, एक तरफ प्रोटेस्टेंट है। ये रिलीजन के आधार पे उनका डिवीज़न है या उनका ऑर्गेनाइजेशन है। या यूँ कह लीजिए कि बहुत सारे लोग जो अपने यहाँ पे जो जैसे जर्मनी का अपना एक अलग कल्चर है और उस कल्चर में जो भी डिविजन्स हैं जो सोसाइटी में जो एक मतलब उनका जो पैटर्न है उस पैटर्न के अंदर आप देखेंगे कि लोग किस तरह से रहते हैं और बहुत लंबे समय से उसको फॉलो किया जा रहा है, चाहे वो ब्रिटेन हो, जर्मनी हो, आपका स्पेन हो, पुर्तगीज़ हो,
चाहे अमेरिका में लैटिन अमेरिका हो या नॉर्दर्न अमेरिका हो, हर जगह पे आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर है और उस स्ट्रक्चर के अंदर जो है लोग आज से नहीं ज़माने ज़माने से रहते हुए आ रहे हैं। For example, in a school, certain ways of behaving are repeated over the years and become institutions. आप उस स्कूल के अंदर देखेंगे कि स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है जिसके अंदर बच्चे स्टार्टिंग में स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, उसके बाद वो लोग ज्वाइन करते हैं स्कूल को, फिर रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर जो है प्रेयर्स होती हैं, फिर स्कूल में क्लासेस लगती हैं पीरियड्स के अकॉर्डिंग, और उसके बाद जो है एक टाइम एलोकेट कर रखा होता है उनकी छुट्टी का, उसके बाद होमवर्क का उनका एक पैटर्न होता है। ये सारी चीज़ें जो हैं सोसाइटी में देखेंगे कि जैसे स्कूल का एक पैटर्न है उसी तरीके से सोशल एक स्ट्रक्चर हर जगह पे आपको अवेलेबल मिलेगा। सोशल स्ट्रक्चर इज़ मेड अप ऑफ ह्यूमन एक्शंस एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ये सोशल स्ट्रक्चर जो है वो बना जो है वो ह्यूमन एक्शन से बना है, ह्यूमन रिलेशनशिप से बना है। दीज आर पैटर्न एंड अरेंज्ड रेगुलेटरीज विच आर रिपीटेड अक्रॉस पीरियड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ स्पेस। ये बहुत लंबे समय से ये चला आ रहा है और इसको काफ़ी डिस्टेंस ऑफ स्पेस से हम लोग जो है मैनेज करते हुए आ रहे हैं। सोशल स्ट्रक्चर्स हेल्प्स एवरी सोशल इंस्टीट्यूशंस टू एग्जिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी देश के अंदर उसके सोशल इंस्टीट्यूशन को रन करने के लिए। लाइक सोशल इंस्टीट्यूशन तभी रन कर पाएगा किसी भी सोसाइटी के अंदर जब वहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न में लोग रह रहे होंगे। हाउ एवर चेंजेस टेक प्लेस इन द सोशल स्ट्रक्चर वैन इंडिविजुअल्स हु आर पार्ट ऑफ डिफरेंट social institutions introduce changes, thus changes are introduced to reproduce the structure ऑफ द सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशंस कुछ स्ट्रक्चर बनाता है और उस स्ट्रक्चर के आधार पे जो है सोसाइटी को रन किया जाता है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स के तौर पे अगर हम देखें सोशल इंस्टीट्यूशन के अंदर, जैसे कि आप चाइना और रसिया के अंदर देखेंगे कि इनिशियल टाइम पे वहाँ पे कम्युनिज्म आया। वहाँ का सोशल इंस्टीट्यूशन जो था, वहाँ का जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन था, उसने डिसाइड किया कि हम अपने देश के अंदर जो है एक ऐसी व्यवस्था लेके आएंगे जिसमें रिसोर्सेज पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल करेगा और उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की पूरी कोशिश की जाएगी लोगों के बीच में। तो एक तरह का एक पैटर्न क्रिएट किया गया और एक चेंजेस को वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया स्टेट के द्वारा। चेंजेस टेक प्लेस थ्रू आइदर कोऑपरेटिव बिहेवियर और सीरियस कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग ड्यू टू द कंपटीशन। चेंजेस कब आते हैं? चेंजेस तब आते हैं आइदर कोऑपरेटिव बिहेवियर और द सीरियस कॉन्फ्लिक्ट अराइजिंग ड्यू टू द कंपटीशन। देखिए, फिर से हम चाइना और रसिया के एग्जाम्पल को बहुत अच्छा सूटेबल यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। चाइना के अंदर बाद में जो है उन्होंने काफ़ी सारे चेंजेस किए। उनको समझ में आया कि कम्युनिज्म की पॉलिसी और एक एक क्लोज्ड इकनॉमी के तहत हम अपने देश को डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि दुनिया के अंदर जो है एक नेचर का भी अपना एक पैटर्न है कि उसने रिसोर्सेज को हर जगह डिवाइड कर रखा है। किसी भी जगह पे उसने कॉन्सनट्रेटेड रिसोर्सेज नहीं दिए हुए हैं और हर देश के पास जो है कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा मार्जिन में है, कुछ चीज़ें उनके पास नहीं है, जिससे उनको जो है एक दूसरे से वो चीज़ें लेनी और देनी पड़ती है। अब कुछ टेक्नोलॉजी जो यूरोप और अमेरिका बहुत जल्दी इंट्रोड्यूस करने में कामयाब रहा लेट ट्वेंटी सेंचुरी में, चाइना को और रसिया को उन सब चीज़ों की ज़रूरत थी। जाहिर सी बात है उनको अपनी इकोनॉमी को खोलने की आवश्यकता थी। इन 1991 वी आल्सो ओपनड आवर इकोनॉमी एंड वी इंट्रोड्यूस्ड द डिफरेंट एंड वेराइटीज ऑफ टेक्नोलॉजीज इन आवर कंट्री टू जस्ट गो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द मॉडर्न सोसाइटी। तो सोशल स्ट्रक्चर में कभी कभी चेंजेस भी क्रिएट किए जाते हैं और बाद में जब वो लंबे समय तक सोसाइटी उसे फॉलो करती है तो फिर वो सोसाइटी का एक पैटर्न और उसकी रेगुलरिटीज़ बन जाती है और वही जो है एक नया फॉर्म बन जाता है सोशल स्ट्रक्चर का। अकॉर्डिंग टू डर्काइम अगर हम देखें तो वो कहते थे कि सोशल स्ट्रक्चर कॉन्स्टेंट्स आर एक्टिविटीज़ इन अ पैरेलल वे, सेटिंग लिमिट्स टू व्हाट वी कैन डू एज एन इंडिविजुअल, इट इज़ एक्सटर्नल टू अस एज इंडिविजुअल। वो कहते थे कि जो सोशल स्ट्रक्चर होता है वो हमें अपनी एक्टिविटीज़ को करने से मतलब कि कॉन्स्टेंट करता है। इनके कहने का मतलब कोई नेगेटिव नहीं, इनके कहने का मतलब है कि हमें कंट्रोल करता है जिससे कि हम अपने एक्ट को परफॉर्म कर सके एक लिमिट के अंदर और एक पर्टिकुलर गाइडेड तरीके से कोड के अंदर। कार्ल मार्क्स भी कहते थे, वो ऑल्सो एम्फेसिस ऑन द कॉन्स्टेंट दैट सोशल स्ट्रक्चर exert on individuals but at the same time stress on human creativity or agency that leads to reproduction of human behavior and changes in the social structure। कार्ल मार्क्स ने भी कहा कि हमें जो है इंडिविजुअल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन क्रिएटिविटी पे फोकस करने के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा इंस्पायर करने की आवश्यकता है और उसके लिए एक सोशल स्ट्रक्चर तैयार हो, लेकिन वो इगलिटेरियन सोशल स्ट्रक्चर हो जो कि इक्वालिटी बेस्ड हो सोसाइटी।
सोशल स्ट्रक्चर के बाद एक और टर्म जो बहुत इंपॉर्टेंटली यूज़ होता है सोशोलॉजी के अंदर, दैट इज़ सोशल स्ट्रैटिफिकेशन. सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड inequalities, refers to the existence of structured inequality between groups in society in terms of their access to material और symbolic rewards. देखिए सिंपल सी चीज़ है. स्ट्रेटिफिकेशन का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इनइक्वालिटीज़ है हमारे यहाँ पे. जैसे कि हमारे यहाँ पे क्या कर रखा है कि भाई एक अपर क्लास है, एक मिडिल क्लास है, एक लोअर क्लास है, और इन ग्रुप्स जो है ये जो सोसाइटी में जो ग्रुप्स हैं इनके बीच में काफ़ी इनइक्वालिटीज़ हैं, और इनके एक्सेस टू मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स जो हैं उसके तरफ इनका एक्सेस भी जो है वो बटा हुआ है. जैसे लोअर क्लास के पास ज़्यादा आपका जो है एक्सेस नहीं है मटेरियल रिसोर्सेज के ऊपर और रिवॉर्ड्स के ऊपर, वही अपर क्लास के पास काफ़ी ज़्यादा मतलब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि वो उन सब चीज़ों को अपने पास कैरी कर सकते हैं. तो दिस इज़ द स्ट्रेटिफिकेशन दैट यू विल फाइंड आउट इन द सोसाइटी, दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द स्ट्रक्चर्ड inequalities is the reality of the society, you will find out, and that becomes the social stratification which is being taught here. It is a system of society on the basis of which individuals and groups get high or low positions. ये एक ऐसा स्ट्रेटिफिकेशन है जिसके तहत जो है इंसान जो है मतलब कि अपने हाई और लो पोजीशंस को डिसाइड करता है. क्योंकि जैसे कि हम एक पर्टिकुलर लेवल पे खड़े हैं तो हमें आइडिया लग जाता है कि हम किस क्लास से, हम किस, जैसे हम कास्ट के बेसिस पे, क्लास के बेसिस पे, कास्ट का अगर हम फिनोमिना देखें तो कास्ट मोस्टली जो है वो इंडिया को मतलब जो है कन्फाइंड है. मोस्टली कहूँगा मैं, ये नहीं कहूँगा कि कम्प्लीटली, बट हाँ मोस्टली, क्योंकि आज की डेट में जो है मुस्लिम्स के अंदर भी ये चीज़ें हैं, और मैंने जैसा कि कहा कि क्रिश्चियनिटीज़ में भी जो है वो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट के बीच में डिवीज़न और स्ट्रेटिफिकेशन आज वहाँ पे भी हो चुका है. बाकी अपर क्लास, लोअर क्लास और मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड. तो ये एक बहुत सूटेबल एग्जाम्पल हो जाता है. इट इज़ अ सिस्टम ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स गेट हाई और लो पोजिशंस, एज आई सेड. The concept of stratification refers to the idea that the society is divided into a patterned structure of unequal groups, and usually implies that then structure tends to persist across generalizations. ये कह रहे हैं कि एक अनइक्वल तरीके से जो है सोसाइटी को जो है पैटर्नाइज किया गया है, और इस पैटर्नाइज के अंदर जो है कहीं पे अपर, कहीं पे लोअर, इस तरह की जो सिचुएशंस है, कहीं पे मिडल, यही बेसिकली सोशल स्ट्रैटिफिकेशन है. तो सोशल स्ट्रैटिफिकेशन रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज. स्ट्रक्चर्ड इनइक्वालिटीज है बिटवीन ग्रुप्स इन सोसाइटी इन टर्म्स ऑफ देयर एक्सेस टू मटेरियल और सिंबॉलिक रिवॉर्ड्स. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ कॉट this line into the exam. Most evident forms of stratification in modern societies involve class divisions. Most evident form देखिए अगर हम stratification का, तो मैंने बार बार इसको कॉट किया है कि क्लास का डिवीजन, रेस का डिवीजन, कास्ट का डिवीजन, रिलीजन, कम्युनिटी, ट्राइब, जेंडर, तो ये सारे के सारे स्ट्रेटिफिकेशन का ही एक पार्ट है. लेकिन आप एक बात बताइए कि किसी का रेस मतलब कोई अगर, जैसे मैं अगर शक्ल से काला हूँ या मैं अगर शक्ल से गोरा हूँ, तो क्या ये जो इनइक्वालिटी है, क्या ये इनइक्वालिटी है वाकई में, या ये डिफरेंसेस हैं? आई थिंक ये डिफरेंसेस हैं. इसीलिए बार बार इस बात को देखो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन टर्म जो है ना वो ज़्यादातर उस फिनोमिना की बात कर रहा है जो नेचुरल, मतलब कि नेचुरली पैटर्न है. इस बात को भी हमें ध्यान रख के चलना है. क्लास में तो चलो आप अपने आप को मोबिलाइज कर सकते हो, लेकिन जो रेस, कास्ट, रिलीजन, कम्युनिटी, ट्राइब, जेंडर, ये सब चीज़ें जो है आपको मतलब कि समझ लीजिए कि मतलब कि देखिए पहले क्या हुआ कि इस तरह से डिफरेंट तरह से जो है मतलब कि बनाया गया पूरी दुनिया को, और उस दुनिया के अंदर क्या किया गया कि एक स्ट्रेटिफिकेशन कर दिया कि विमेंस को अलॉट कर दिया ये काम, शूद्रास को अलॉट कर दिया ये काम, क्षत्रिय को ये, ब्राह्मण्स को ये, हिंदू धर्म के लोग जो है मोस्टली आपका देखेंगे कि मतलब इसमें भी जो है काफ़ी सारे लोग जो रिचुअल्स में काफ़ी बिलीव करते हैं, या यूँ समझ लीजिए कि थोड़े से मॉरलिस्टिक होते हैं, या मॉरल फिलॉसफी पे ज़्यादा जीते हैं. ठीक है, इस तरह की चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आपको हिंदू सोसाइटी में मिलेगी. आप देखोगे मुस्लिम्स के अंदर जो है वो एक धर्म के प्रति जो है अपने ज़्यादा मतलब जो बिलोंगिंगनेस जो है वो उनमें नज़र आती है. तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि पहले क्या हुआ कि पहले डिफरेंसेस, और उस डिफरेंसेस को पैटर्नाइज किया गया जिससे बना सोशल स्ट्रेटिफिकेशन. अब उसके बाद देखिए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ द ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर.
ये एक ब्रॉडर सोशल स्ट्रक्चर है। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अ सर्टन पैटर्न ऑफ इनइक्वालिटी। हालांकि इनइक्वालिटी इसके अंदर फिर भी आ गई। उसके बाद कहें बेसिक फॉर्म्स ऑफ एडवांटेज विच प्रिविलेज्ड ग्रुप में इंजॉय, जैसे लाइफ चांसेस, ऑल दोज मेटेरियल एडवांटेजेस विच इम्प्रूव लाइफ ऑफ द रेसिपिएंट्स, वेल्थ, इनकम, बेनिफिट रिलेटेड टू हेल्थ, जॉब सिक्योरिटी, रिक्रिएशन, ये आपके लाइफ चांसेस में आ जाते हैं। सोशल स्टेटस की बात करें तो प्रेस्टीज, हाई स्टैंडिंग सोसाइटी में, ये प्रेस्टीज की बात होगी, ये सोशल स्टेटस को इंडिकेट करता है। पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की बात करें तो डोमिनेंस ऑफ वन ग्रुप ऑन अनदर on the basis of decision making ability of a particular group. The opportunities and resources available to the individuals and group to engage in a competitions, cooperation and conflict are shaped by social structure and the social stratification. तो हमारे यहाँ पे जो मतलब फाइट है, चाहे वो आप इसको कंपटीशन के फॉर्म में ले लीजिए, ये बेसिकली हमारे सोशल स्ट्रक्चर की वजह से भी है, क्योंकि हम चाहते हैं मोबिलाइज होना। अगर हम लोअर में हैं तो अपर की तरफ, और अगर हम अपर हैं तो उसे मेंटेन करने की जो फाइट, जो कंपटीशन और जो कोऑपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट हमारे बीच में है, ये ही अपने आप में एक सोशल स्ट्रक्चर है हमारा, एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है हमारा, हम देखेंगे इसे। तो उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की अगर हम बात करें तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात मैं पहले ही कर चुका हूँ। जैसे कि हमारे समाज में क्या किया गया कि डिफरेंसेस को इनइक्वालिटीज़ में कन्वर्ट कर दिया गया, जिसमें दो व्यूज़ कहे जाते हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, एक आपका जो है फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है। कॉन्फ्लिक्ट में अगर हम देखें तो कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव emphasizes दैट द ग्रुप एंड इंडिविजुअल्स आर प्लेस्ड डिफरेंटली एंड अनइक्वली विद इन द सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन रिलेशंस। Thus, the factory owner and the factory workers do cooperate in their everyday work, but a certain hidden conflict of इंटरेस्ट और रेस्टेड इंटरेस्ट कैन बी सीन इन देयर रिलेशनशिप। चाहे सी बात है, जैसे कि मालिक हमेशा मालिक क्यों रहे और नौकर हमेशा नौकर क्यों रहे, या वर्कर्स हमेशा वर्कर्स रहे क्यों रहे। इसको फंक्शनलिस्ट कहते हैं कि ये फंक्शन है, क्योंकि भाई मालिक मालिक का काम नहीं करेगा तो वो क्या करेगा, और जो वर्कर है वो वर्किंग का काम नहीं करेगा तो क्या करेगा। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव वाले कहते हैं कि आपने हमारा समाज ही ऐसा बनाया है कि वर्कर को कभी आप ऊपर आने ही नहीं देना चाहते, या मालिक कभी नीचे जाएगा ही नहीं, या नीचे ना जाए तो एटलीस्ट कम से कम उसको ऊपर ना आने दे। इस तरह का एक सिचुएशन हमारे यहाँ पे जो है बनाया गया, ऐसा स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पे तैयार किया गया, ये कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं। द कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव फोकस ऑन द डिवीजन ऑफ सोसाइटी ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट। आपने कास्ट के बेस पे, क्लास के बेस पे, पैट्रियार्की के बेस पे जो है आपने क्या किया हुआ है, सम ग्रुप्स आर डिसएडवांटेज और डिस्क्रिमिनेटेड। कुछ ग्रुप्स के साथ आपने डिसएडवांटेज किया, जैसे कास्ट के बेसिस पे आपने शूद्रा के साथ आपने बहुत ज़्यादा जो है मतलब डिस्क्रिमिनेशन किया है। आपने क्लास के बेस पे जो है मिडिल क्लास और लोअर क्लास को काफ़ी ज़्यादा जो है आपने डिबेनिफिट किया है। आपने पैट्रियार्की के बेसिस पे जो है आपने विमेंस के अधिकारों के साथ कहीं ना कहीं उल्लंघन किया है। जब भी आपसे इनके अधिकार की बात की जाती है, आप हमेशा ये बात का हवाला देते हैं कि ये सोशल स्ट्रक्चर है, ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है। तो यही बात की बात हो रही है कि सोशल स्ट्रक्चर और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन नहीं, ये आपका सेट किया हुआ एक रेगुलरिटी है, एक पैटर्न है जिसको बदलने की आवश्यकता है। ऐसी बात कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट वाले। फंक्शनिस्ट वाले कहते हैं कि नो, इट इम्फेसिस ऑन द सिस्टम रिक्वायरमेंट। जिस तरह की सिस्टम की रिक्वायरमेंट है सोसाइटी में, उसी तरह से लोगों का काम डिवाइड किया गया है, जिसे हम फंक्शन कहते हैं। द फंक्शनल certain functional imperatives, functional requisites and prerequisites, these refers to the fulfillment of the broadest uh, condition which are necessary for a system's existence. The socialization of a new members, shared system of communication, methods of assigning roles to individuals. The socialization of a new members, shared system of communications, method of assigning roles to individuals. Functional perspective assumes that the different parts or organs of society have a functions or role to play for the maintenance of functioning of the society। तो वो कहते थे कि नहीं, वो कहते नहीं, देखो पहली बात तो क्या है कि ये सारा का सारा जो है एक फंक्शन के तहत हो रहा है जो कि सोशल रिक्वायरमेंट है, और साथ में ये कह रहे हैं कि ये नेसेसरी है सिस्टम के एग्जिस्टेंस के लिए। द सोशलाइजेशन ऑफ अ न्यू मेंबर, शेयर्ड सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन, मेथड ऑफ असाइनिंग रोल्स टू इंडिविजुअल्स, it has been done to all across the societies of the world. According to functional perspective, cooperation, competition and conflict can be seen as a universal feature। ये पूरी दुनिया के अंदर है, हर जगह पे इस तरह के हालात हैं।
of all societies, and the relationship among them is often complex and not easily separable. इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, आप इसको अलग नहीं कर सकते, ये जो है सोसाइटी के रिक्वायरमेंट्स हैं. कॉपरेशन रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूस एंड कॉमन एफर्ट ऑफ टू और more than two individuals working together equally and willingly towards a goal. ये cooperation है. It's not the competition or the discrimination. Rather, it is a cooperation they are speaking. Cooperation is an associative process. It is a different from conflict because conflict is an dissociative social process. Cooperation is an associative process. ये एक associative process है. It is different from the conflict because conflict is an dissociative social process. Cooperation may be conscious or unconscious process while conflict is mostly a conscious process. देखिए cooperation जो है वो consciously भी हो सकता है और unconsciously हो सकता है, लेकिन conflict हमेशा consciously ही होता है. तो वो कहते थे कि consciously क्यों आप मतलब कि इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं. दिस इज़ अ फंक्शन दैट इज़ परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ द डिफरेंट society across the world. Cooperation may entail conflict, and there is a difference between enforced or voluntary cooperation. This can be understood through the example the daughter's property right in Indian society. If they ask for her right, then she is looked upon as greedy, and if a compulsion she leaves her right, then it is labeled as cooperation. So cooperative behavior can also be seen as a product of deep conflict in society. तो हमारे यहाँ पे क्या होता है कि ये इसकी एक नेगेटिविटीज़ के बारे में बात की गई है कि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर आप बेटी अगर अपने हक को मांगती है कि मेरा जो हक है मुझे मिले शादी के बाद, तो वो उसका लालच, उसका ग्रीड बता दिया जाता है. लेकिन अगर वही इस चीज़ को छोड़ देती है तो वो उसका कॉपरेशन माना जाता है. तो ये जो कॉपरेशन मतलब कि आपका जो है कॉन्फ्लिक्ट वाले कहते हैं कि ये कॉपरेशन नहीं है, इस पे कॉन्फ्लिक्ट होना ही चाहिए और इस कॉपरेशन को करने से रोकना ही चाहिए. Cooperation and division of labor. Concept of cooperation rests on certain assumptions of human behavior. कह रहा है कि जो concept जो है cooperation का वो rest होता है certain assumptions of human behavior. ह्यूमन बिहेवियर के कुछ assumptions है, जैसे cooperation helps in human survival. कह रहा है कि cooperation जो है वो human survival के लिए important है. It makes a goal attainment easy. It unites people, enhances opportunities to attain knowledge as very helpful in economic domain. देखिए कॉपरेशन तो करना ही पड़ेगा सोसाइटी के अंदर. Durkheim's solidarity इज़ फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉपरेशन. वो कहते थे कि भाई डरकाइम कहते थे कि सॉलिडरिटी के लिए, हमारी एकजुटता के लिए, हमारी एकता के लिए इज़ फंडामेंटल फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉपरेशन. हमें कॉपरेशन को समझना होगा अगर हमें सोसाइटी को बेस्ट बनाना है तो. द रोल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर विच इम्प्लाइज कॉपरेशन इज प्रेसिसली टू फुलफिल सर्टन नीड्स ऑफ द सोसाइटी. डिवीजन ऑफ लेबर जो है, जो रोल ऑफ जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो इसलिए किया गया क्योंकि सर्टन हमारी जो नीड्स हैं उनको सेटिस्फाइड किया जा सके. ऑल्दो डरकाइम एंड कार्ल मार्क्स बोथ इम्फेसिस कॉपरेशन बट दे आल्सो डिफर. डरकाइम हो या कार्ल मार्क्स, दोनों ने इम्फेसिस किया कॉपरेशन पे, बट दे आल्सो डिफर. ये दोनों एक दूसरे को डिफर भी करते हैं. मार्क्स कहते हैं कि कॉपरेशन इज नॉट अ वॉलेंट्री इन अ सोसाइटी वेयर क्लास एग्जिस्ट सिंस देयर कॉपरेशन इज नॉट वॉलेंट्री. अगर आप क्लास रखेंगे तो फिर कैसा वॉलेंट्री हुआ. हाँ, आपने पहले डिवाइड कर दिया कि ये पर्टिकुलर क्लास से बिलोंग करता है, इसका यही काम बनता है, तो फिर ये कैसे वॉलेंट्री हो गया. ठीक है, बट हैज़ कम अबाउट नेचुरली. इन अदर वर्ड्स, वर्कर्स लूज कंट्रोल ओवर हाउ to organize their own work, and they lose control over the rewards of their labor. This is very different to a weaver or potter or ironsmith who drives feeling of fulfillment and pleasure of creativity with that of a worker involved in a factory whose sole task may be to press a button throughout of the day. Cooperation in such a situation is enforced. आप एक मजदूर को जो है एक काम लगातार देने के लिए कह रहे हैं, तो वो कैसे कॉपरेशन हुआ, बल्कि वो जो कॉपरेशन नहीं, वो उसके ऊपर कंपल्सन है, इन्फोर्समेंट है. मैकेनिकल सॉलिडैरिटी और ऑर्गेनिक सॉलिडैरिटी क्या होती है. देखिए, फॉर्म ऑफ कोहेजन, togetherness in a lifestyle specialization और division of labor, age and sex. ये जो है फॉर्म ऑफ कोहेजन जो है हमारे यहाँ पे, इसको हमने कहा मैकेनिकल सॉलिडैरिटी. जैसे कि हमारे यहाँ पे जो है स्पेशलाइजेशन और डिवीजन ऑफ लेबर है, एज है, सेक्स है, ठीक है ना, अलग अलग तरह के मतलब कि
आपके लेबर्स पाए जाते हैं, और ये फॉर्म जो हमारे इसमें भी फिर लोग जो सब साथ में रहते हैं, ये सब चीज़ें मैकेनिकल सॉलिडैरिटी है। और ऑर्गेनिक की बात करें तो फॉर्म ऑफ सोशल कोहेजन बेस्ड ऑन डिवीजन ऑफ लेबर एंड रिजल्टिंग इनटू इंटरडिपेंडेंस। यहाँ पे ऑर्गेनिक क्या है कि भाई एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी जो इनकी है, इसी की वजह से जो है इनके अंदर सॉलिडैरिटी है। और ये सॉलिडैरिटी जो है ये सबसे मेजर रीज़न ऑर्गेनिकली इसीलिए इंट्रोड्यूस हो रहा है क्योंकि इनके ऊपर इंटरडिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है। वही दे हैव टुगेदरनेस ड्यू टू सिमिलर बिलीव्स, सेंटिमेंट्स, कॉन्शियसनेस एंड फैमिली इंगेज इन अ फार्मिंग। लाइक जैसे कि आपका जो है इनके अंदर एक कॉमननेस की बातें हैं, कॉमननेस की फीलिंग है, सेंटिमेंट्स है, कॉन्शियसनेस है। जैसे फैमिली जो सारी की सारी मिलकर जो है फार्मिंग करती है, तो ये मैकेनिकल सॉलिडैरिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे देखें तो एज दे बिकम मोर स्पेशलाइज्ड दे बिकम मोर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर गारमेंट और कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। लाइक यहाँ पे क्या ऑर्गेनिकली जो है सॉलिडैरिटी जो है जनरेट हो रही है, और वहाँ पे जो है एक मतलब कि कॉन्सियसनेस के साथ जब जब इनके बीच में सॉलिडैरिटी जनरेट हो रही है, तो इसके बारे में बात की गई है। उसके बाद हम बात करें कंपटीशन। कंपटीशन competition as an idea and practice like cooperation competition is also universal। जैसे पूरी दुनिया में cooperation एक यूनिवर्सल फिनोमिना है, उसी तरीके से कंपटीशन भी जो है एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, ठीक है। एंड नेचुरल dissociative social processes, however the sociological explanation is different from the naturalistic ones। In the contemporary period competition is a predominant idea and one cannot क्या कह रहा है कि in a contemporary period competition is a predominant idea and one cannot imagine a society where competition is not a guiding force। ये कह रहे हैं कि कंपटीशन अगर सोसाइटी में नहीं है तो हम उसको कभी किसी सोसाइटी को इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक गाइडिंग फोर्स का काम करता है। वही मैं बार बार कह रहा था कि कार्ल मार्क्स कहते थे कि इक्वालिटी जनरेट करने की बात सोसाइटी के अंदर, इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते थे, लेकिन दैट इज़ नॉट पॉसिबल। वाई? बिकॉज द कॉम्पिटिशन इज़ अ गाइडिंग फोर्स। जब तक आप कंपटीशन नहीं रखेंगे तो जो एक ग्रोथ होती है, ग्रोथ जो है वो कैसे लेके आएंगे आप, ठीक है। एमाइल डर्काइम एंड कार्ल मार्क्स हैव नोटेड द ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म। कार्ल एमाइल डर्काइम हो कार्ल मार्क्स, इन दोनों ने जो है नोटिस किया था, नोटेड किया था ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड कंपटीशन रिस्पेक्टिवली इन मॉडर्न सोसाइटीज। बोथ डेवलपमेंट्स आर इंट्रेंसिक to the way modern capitalist society functions। In a capitalist society, the stress is on greater efficiency and greater profit maximization। कैपिटलिस्ट सोसाइटी के अंदर जो है स्ट्रेस दिया जाता है ग्रेटर एफिशिएंसी, ग्रेटर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ, और इसके लिए क्या होता है कि लोग एफर्ट करते हैं। द आइडियोलॉजी ऑफ कंपटीशन इज द डोमिनेंट आइडियोलॉजी इन कैपिटलिज्म, नो डाउट। द लॉजिक ऑफ दिस आइडियोलॉजी इज दैट द मार्केट ऑपरेट्स इन अ मैनर दैट इंश्योर्स ग्रेटेस्ट efficiency। Competition ensured that the student with the higher marks or the best studies get admission into prestigious colleges and get the best jobs। तो ये कंपटीशन की भावना उनके अंदर ग्रोथ करने के लिए उनके अंदर जो है कहीं ना कहीं एफर्ट्स को जो है वो गाइड करती है, वो गाइडिंग फोर्स का काम वाकई में कंपटीशन करती है। The ideology assumes that the individuals compete on an equal basis। All individuals are positioned equally in the competition for education, jobs, or resources, but as stratification and inequality show, individuals are placed differently in society, which ultimately leads to the conflict। लेकिन stratification में कह रहे हैं कि नहीं, वो लोग जैसे होता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट वे के अकॉर्डिंग अगर देखें तो उनका ये मानना होगा कि भाई आप चाहे कितना भी एफर्ट कर लो, कितना भी कॉम्पीट कर लो, लेकिन आप कभी ऊपर नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है ऐसा कि हम एक ऐसा स्ट्रक्चर तैयार हमने बना रखा है कि जिसमें कोई उठ नहीं सकता, खासकर कास्ट सिस्टम की अगर बात की जाए तो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिसोशिएटिव सोशल प्रोसेस। द टर्म कॉन्फ्लिक्ट इम्प्लाइज क्लैश ऑफ इंटरेस्ट। जब दो लोगों के बीच में इंटरेस्ट का क्लैश होता है तो वो कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है अपने आप में। कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिसोशिएटिव सोशल प्रोसेस इन विच individuals or groups seek their ends by directly challenging the antagonist by violence or the threat of violence। कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट इज अ डिसोशिएटिव सोशल प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स सीक देयर ends by directly challenging the antagonist by violence or the threat of violence। It includes all activities in which people contended
contend against one another for any objective. Scarcity of resources in society produces conflict as groups struggle to access to and control over those रिसोर्सेज। तो कह रहा है कि जो स्कैसिटी है हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज की, उसकी वजह से लोग एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं उसके एक्सेस के लिए, उस पर्टिकुलर रिसोर्स के एक्सेस के लिए। द बेसिस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट वेरी, लेकिन हर जगह पे कॉन्फ्लिक्ट एक ही जैसे कारणों से नहीं होते, बल्कि अलग अलग रीजन्स होते हैं। जैसे कास्ट अलग, कहीं पे कास्ट रीजन होता है कॉन्फ्लिक्ट का, कहीं पे ट्राइब, जेंडर, एथनिसिटी, रिलीजियस कम्युनिटी, तो ये सब चीज़ें होती हैं, सिर्फ एक कारण नहीं होता। एंड सोशोलॉजिस्ट हैव ड्रॉन अटेंशन टू द फैक्ट दैट द कॉन्फ्लिक्ट चेंजेस इन नेचर and form at different stages of development, but conflict has always been part of any society. Social change and greater assertion of democratic rights by disadvantaged and discriminated groups make the conflict more visible. कह रहा है सोशल चेंज हो, ग्रेट assertion of democratic rights हो, by disadvantaged और discriminated groups make that conflict more visible. और अगर सोशल चेंज से जो है कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन होता है उन उन मार्जिनलाइज सेक्शन के तरफ जिसमें पहले भी अटेंशन नहीं दिया गया है, तो जाहिर सी बात है कॉन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण फिर बाद में और बन जाता है। तो ये था हमारा चैप्टर 1। उसके बाद हम चैप्टर 2 में एक साथ मिलेंगे। थैंक यू सो मच।